So, students, good afternoon. And today, in the discussion of test paper, the code is 0532. This is CT9 और ये रोटेशनल डायनामिक्स का है। तो बच्चों, मैं इस पेपर में क्या करूँगा कि आपको जब मैं क्वेश्चंस के डाउट्स डिस्कस करूँगा तो उसी मोमेंट पे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नहीं आता है तो मैं रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते रहूँगा और बताते रहूँगा। ठीक है ना? बट जैसे कई एक क्वेश्चंस में जब आपका रिस्पॉन्स आता ना कि आपने ये वाला क्वेश्चन पूछा, वाला क्वेश्चन पूछा, सो व्हाट आई फील कि यू आर लैगिंग इन वन पार्ट, दैट इज व्हाट बेसिकली सी फिजिक्स क्या है। फिजिक्स हैज टू इंग्रेडिएंट्स, वन द फंडामेंटल लॉज प्लस इन्हीं फंडामेंटल लॉज के थ्रू हम कुछ इक्वेशंस जनरेट कर देते हैं। जो फंडामेंटल लॉज है ना, हम उनके थ्रू क्या करते हैं, कुछ एक इक्वेशंस जनरेट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली वो इक्वेशंस फिजिकल क्वांटिटीज के बीच के रिलेशंस होंगे। एफ इक्वल्स टू मास एम इंटू ए, डॉट टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, एटसेट्रा। मींस की कोई लॉ है या फिर डेफिनेशन है, लॉ और डेफिनेशन, उसके थ्रू हम उसके थ्रू क्या करेंगे, उस डेफिनेशन और लॉ के थ्रू हम कोई इक्वेशन जनरेट करेंगे फिजिक्स की, जो फंडामेंटल और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। राइट, दिस इज अ कोर पार्ट ऑफ द फिजिक्स। अब दूसरी चीज जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होगा, आपको जो फिजिकल क्वांटिटीज एक इक्वेशन में नीडेड है, आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटीज एक इक्वेशन में नीडेड है, फॉर एग्जांपल इट कुड बी एनी फिजिकल क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट कुड बी एंगुलर मोमेंटम, it could be kinetic energy, it could be kinetic energy of rolling body, it could be any any equation जो एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या उसमें और वो फिजिकल क्वांटिटी कुछ एक और फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है। तो आपको उन इक्वेशंस में जो मैथमेटिकल पैरामीटर्स होंगे, आपको यही फिजिक्स है। आपको क्या होगा कि उनमें जो फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी और भी उस इक्वेशन में, मैथमेटिकली आपको मैथमेटिकल एक्यूमेन के थ्रू उन फिजिकल क्वांटिटीज में से कुछ चीजें अननोन होंगी, कुछ चीजें नोन होंगी। आपको अपने मैथमेटिकल एक्यूमेन से उन फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करना होगा। देयर कुड बी ए फिगर, देयर कुड बी ए 2D फिगर, देयर कुड बी ए 3D फिगर, देयर कुड बी इमेजिनेशन, राइट। बट वहां पे एक मैथमेटिकल एक्यूमेन काम आएगा कि मुझे कि मुझे ये पैरामीटर रिक्वायर्ड है। अब उसके लिए एक फिगर होगा, ठीक है ना, या फिर हो सकता है कि एक इमेजिन करना हो कि आप उस फिजिकल पैरामीटर को निकालना और उसके थ्रू अपने पूरी इक्वेशन में एक कनेक्टिविटी जनरेट करना। अगर आप ये कर देते तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और होता क्या है कि आपने उस चीज का इक्वेशन लिखा जो आपको चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी, वो दूसरी और फिजिकल क्वांटिटीज पे बेस्ड है। उनमें से एक कहीं पे एक पैरामीटर आ रहा है, यू आर नॉट एबल टू, ईदर यू आर नॉट एबल टू फोकस अपॉन दैट कि आई नीड दिस पैरामीटर। आप इस बात को ही नहीं समझ पा रहे हो, जो कि पहला स्टेप है। या फिर आप समझ भी रहे हो इस बात को, तो भी क्या हो रहा कि आप उसका कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे। ठीक है ना? मैं अपने डिस्कशन में कॉन्सेप्ट्स और मैथमेटिकल पार्ट को कैसे आपको रिलेट करना होता है, कैसे निकालना होता है, आई टेल यू ऑल द थिंग्स। सो लुक एट दिस। मैथमेटिकल इक्विपमेंट प्लस स्किल्स, तो दैट मेक्स ए, दोनों चीजों में परफेक्शन है, दैट मेक्स ए
great physics, right? It makes a great physics. So you see, मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए उनमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज CT9. तो M1 M2 masses हैं और M1 M2 से बड़ा है. The ends of the massless rope and allowed to move is shown in the figure. The acceleration of the center of mass assuming pulley is massless and frictionless. तो आप देखोगे पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, रोप भी मासलेस है. दिस इज M1, दिस इज M2. ठीक है ना? और M1 इज ग्रेटर देन M2. अब आपसे पूछा ये व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है ना? ये फिजिक्स की डेफिनेशन आ गई. फिजिक्स की डेफिनेशन क्या आ गई? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू M1A1 प्लस M2A2 अपॉन M1 प्लस M2. एवरीथिंग शुड बी विद द प्रॉपर साइन. ये फिजिक्स की डेफिनेशन होगी. अब आपको जब A1 और A2 सबसे पहले निकालना है तो देयर इज ए प्रॉपर साइन कन्वेंशन. व्हाट साइन कन्वेंशन? आपने इसके लिए लिया कि M1G T. तो आपने लिया कि इक्वेशन है M1G माइनस टी इक्वल टू M1A. और इसके लिए आ गया आपका ये ब्लॉक ऊपर जाएगा T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A. यू नो दैट कि दोनों का एक्सप्रेशन सेम होगा. ये भी फिजिक्स है. अब हमारा मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट हुआ. मैथमेटिकल पार्ट का स्टार्ट होना इन इक्वेशन से ही हो गया था स्टार्ट. ये एक्सप्रेशन दोनों के सेम थे, है ना? तो रादर मैं बोलूंगा ये फिजिक्स है कि ये ए जितने एक्सप्रेशन से नीचे जाएगा ये उतने से ऊपर जाएगा. आपने इसमें क्या किया? दोनों को ऐड किया तो आ गया M1 माइनस M2 इंटू जी इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू ए. ये आ गया. आपने इससे ए की वैल्यू निकाल ली. ए इक्वल्स टू M1 माइनस M2 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2. दिस इज क्लियर स्टूडेंट? तो आप देखोगे ये आ गया. दिस द एक्सेलरेशन, राइट? ये एक्सेलरेशन. अब ए अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं तो अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होगी. तो जब हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो आएगा क्या? M1A चाहिए ना प्लस M2A, लेकिन ए नेगेटिव होगा. चाहिए ना? इसे थोड़ा फोकस हो डालने दो. हाँ. तो यहाँ पे इसके लिए M2A ए क्या होगा? अपवर्ड से वो नेगेटिव होगा. आप ए दोनों में से कॉमन ले लो. से आ रहेगा M1 माइनस M2 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2. और ऊपर क्या आ जाएगा? M1 माइनस M2. ऊपर M1 माइनस M2 आ गया ना, क्योंकि वो A2 नेगेटिव था, राइट? सो स्टूडेंट्स दिस बिकम्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू M1 माइनस M2 होल स्क्वायर G अपॉन M1 प्लस M2. M1 माइनस M2 होल स्क्वायर इंटू G अपॉन व्हाट? M1 प्लस M2. अच्छा, एक M1 प्लस M2 ये वाला और एक M1 प्लस M2 वाला होल स्क्वायर. Is that clear? So this is the acceleration of center of mass. So correct option becomes option C. तो बच्चों आपने देखा, मतलब सबसे पहले क्या होना चाहिए आपको? जो चीज कैलकुलेट करनी है उसका इक्वेशन आना चाहिए. अब मैंने बोला कि उसमें कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आपको नोन है, कुछ अननोन है. A1 और A2 अननोन थे. तो ये फिजिक्स का पार्ट था कि आप कैसे इसमें एक्सप्रेशन निकालते. फिर दोनों का एक्सप्रेशन सेम है, बस उसकी वैल्यू डालना और मैथमेटिकली सॉल्व करना. इज दैट क्लियर? एंड देयर आर lot of questions, especially in the JEE main level. I'm telling you, almost 90-95% questions are such a such a basic questions कि केवल जैसे होता कि बहुत ज्यादा सोचना पड़ता, वो भी नहीं करना पड़ता. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों की a meter stick is held vertically with one end on the floor and is then allowed to fall. The speed of the other end when it hits
द फ्लोर। तो एक मीटर स्टिक के आपने एक एंड को यहाँ पे होल्ड करके रखा हो, फिर आपने इसे अलाउड टू फॉल फ्रीली, और जी की वैल्यू दे रखी है, जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे किसी तरीके से बस गिरने के लिए परमिट कर दिया गया, मीन्स की नॉट की कोई आपने बड़ा मोमेंटम दिया है, जस्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब किया हुआ, इसने गिरना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे आ गई, राइट। तो देखो, जब आपसे पूछा गया वेलोसिटी की बात है, आपसे यही पूछा गया ना, द स्पीड ऑफ द अदर व्हेन इट हिट्स, तो इमीडिएटली फंडामेंटल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना चाहिए था कि हमसे वेलोसिटी पूछी गई है। वेलोसिटी दैट मीन्स व्हाट, ये रॉड गिर करके नीचे आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा, राइट। पोटेंशियल एनर्जी का गेन और काइनेटिक एनर्जी का लॉस, ये फिजिक्स है। तो अभी सेंटर ऑफ मास L/2 ऊपर है, एम मास और मीटर स्टिक है, तो 1 मीटर लॉन्ग होगा, तो एम मास और एल लेंथ। आपको बच्चों उसके पहले वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? आप अपनी बीच में रिस्पॉन्स करते रहोगे सो दैट कि आई कैन फील दैट यू आर प्रॉपरली कनेक्टेड टू मी। यस सर। क्लियर हो गया यस ना? सर। ओके, नाउ से यस अब आप सर। देखोगे यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सेंटर ऑफ मास अभी L/2 पर है, बाद में ग्राउंड पे आ गया, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपने लिखा mg/2। अब बात आई काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी में आपको फिजिक्स क्या बोलती है? एम मास का पार्टिकल v स्पीड से जा रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर। बोलेंगे अगर किसी बॉडी की एक्सिस फिक्स्ड है और उस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही बॉडी, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और अगर बॉडी रोलिंग मोशन में, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, उससे आप निकालते। यहाँ पे इस बॉडी की एक्सिस यहाँ पे फिक्स्ड है, सो दैट इज व्हाट, इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अभी तक हम केवल इस प्रॉब्लम में फिजिक्स वाले पार्ट यूज करेंगे, पोटेंशियल का लॉस काइनेटिक एनर्जी में आया, हाउ टू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर दैट काइनेटिक एनर्जी, जो पर्टिकुलर केस है, राइट। अब अभी और फिजिक्स आई, mg/2, जब एक रॉड अपनी एक एंड के अबाउट रोटेट करेगी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/3 ml²। अगेन वन इक्वेशन ऑफ फिजिक्स, जो मैं आपसे बोलता हूं ना कि आपको मेरे नोट्स में, मतलब ये चीज मैं बार बार आपको ट्रस्ट जनरेट किया एफर्ट करता हूं कि दे आर सो कंप्लीट, कि अगर आप क्यों इधर से उधर से दुनिया से ये एग्जांपल देखना वो एग्जांपल देखना, वो जो एग्जांपल आपको देखने पड़ते हैं यहाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है आप केवल मेरी कॉपी के एग्जांपल्स, मेरी कॉपी की थ्योरी को बिल्कुल फुली इस तरीके से कर दो कि आप मुझे आके चैलेंज कर दो, सर अब आप उसमें से कुछ भी पूछ लो और मैं बता दूंगा। आप मुझे बस ये चैलेंज करके दिखाओ और उसे कंप्लीट कर लो। फिर जो क्वेश्चंस एग्जांपल्स के रैंडम सोर्सेज से आपको पूछने पड़ते हैं, आप खुद से ही करने लग जाओ। अब आई एक कहने के अबाउट 1/3 ml², ठीक है ना, ओमेगा। अब आप देखो मुझे इस पॉइंट की, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, हमें बी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी के लिए क्या करना होगा? वेलोसिटी इस पॉइंट के अबाउट रॉड ओमेगा से रोटेट कर रही है इस मोमेंट पे, तो ओमेगा इंटू आर, दैट इज व्हाट, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या होगा? ओमेगा विल बी v बाई एल, वेलोसिटी विल बी व्हाट, ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा क्या होगा? v बाई एल। सो दिस बी v स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, एम से एम कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आ गया, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3gl, दिस 3gl, राइट। और बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो चुके हैं। स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज v, सो v इक्वल्स टू रूट ऑफ 3g 9.8 इंटू एल इज 1, सो 3 into 9.8, तो दैट मीन्स व्हाट कि ये कोई 5 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, 6 तो आ नहीं पाएगा, है ना। तो दिस विल बी व्हाट, 5 से थोड़ा सा ऊपर होगा, सो इट कुड बी व्हाट 5.4। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 5.4। सर मेरे को डाउट है क्वेश्चन में। हाँ बोलो। सर मैंने भी सर इसी तरीके से किया था सर, पर मेरे को समझ नहीं आया सर, हमने इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्यों करी, क्योंकि सर वो रोटेट तो करेगा नहीं जब वो नीचे गिर रहा होगा। बच्चे, इसी को मैंने तो मैंने आपसे बार बार बोला कि आप कॉपी की चीजों को एक बार, दो बार, तीन बार, उसमें आप रैंडम से सोर्सेस बनाओ मत।
एक ही चीज को यस सर। करोगे वो चीज आपको बहुत छोटी लगने लग जाएगी। ठीक है ना? जैसे आप केवल एक गेम खेलते हो, आप टीटी भी खेलते हो, तो भी क्या होगा कि जब आप लगातार टीटी खेलते हो तो आपको टीटी की बॉल का जो साइज है, जब आपको हिट करना होगा, एक आदमी जो टीटी नहीं खेल पाता है उसे वो देख करके बड़ा उसे मैजिकल लगता है, इतनी दूर आई बॉल, वो वहां पे गया, उसने कैसे छोटी सी बॉल को और बिल्कुल उसी जगह हिट करा। लेकिन उस आदमी को जो टीटी में बहुत मास्टर हो गया है, उसे बॉल फुटबॉल नजर आई। आपको बिल्कुल बताया गया कैलकुलेशन काइनेटिक एनर्जी का। अगर एक बॉडी कहीं पे भी फिक्स नहीं है और वी स्पीड से ट्रांसलेशनली चल रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर एक बॉडी की एक्सिस फिक्स्ड है, उसमें बोला यहाँ पे हेल्ड की गई है, अब अगर इसे हेल्ड किया गया है तो दैट मीन्स ये एक्सिस बन गई, इसके अबाउट बॉडी रोटेट करेगी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, सिर्फ फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी ये। जब नीचे गिर रही रॉड, तो क्या ये ट्रांसलेट कर रही है? ये ट्रांसलेट तो नहीं कर रही ना, रॉड रोटेट कर रही है ना। यस सर। तो यस बच्चे, समझ गया। फिजिक्स के की हैपनिंग्स को, हाउ द थिंग्स हैपन इन नेचर, ठीक है ना, हाउ द थिंग्स हैपन इन नेचर, आउट ऑफ दोज थिंग्स हाउ वी क्रिएट द थिंग्स, एंड देन इन व्हाट वे दे हैपन, ये भी फिजिक्स है। तो बाय द वे इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट बिल्कुल मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं थी। ये बेसिक टाइप के कैलकुलेशंस, तो ऑब्वियसली दे आर द फन, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशंस है, इसमें कोई भी ठीक लेवल की मैथ्स इन्वॉल्व नहीं थी, ये पूरा का पूरा फिजिक्स था। ठीक है ना? नाउ सी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, rigid body rotates about a fixed axis with variable angular velocity equal to alpha minus beta t। तो ओमेगा दे रखा बच्चों कि ओमेगा इज व्हाट? अल्फा माइनस बीटा टी। ठीक है ना? एट टाइम टी, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, फाइंड द एंगल थ्रू व्हिच इट रोटेट्स बिफोर इट कम्स टू स्टॉप। बोलेंगे इसके पहले कि वो रेस्ट पे आएगी, ये कितना एंगल रोटेट कर लेगी, ये आपको बताना है। तो मैंने बोला कि जैसे ही आप क्वेश्चन रीड करते हो, आपको इमीडिएटली सबसे पहले क्या करना, उसकी फिजिक्स देखनी है। आपको क्या करना, उसका फिजिक्स आपको सोचना है कि इसकी फिजिक्स क्या है। सो इसे, अब आपको ओमेगा जो फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा है, आप ये समझ गए होगी कि जैसे आपका ट्रांसलेशन मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स होती थी, ये क्वेश्चन वैसे ही है ना? और ये भी समझ गए होंगे, जैसे वहां पे क्या था ट्रांसलेशन मैकेनिक्स में, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना, डिफरेंशियल कैलकुलस। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना इज व्हाट? इंटीग्रेशन। ऐसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे पैरामीटर्स के इक्विवेलेंट पैरामीटर्स और उनके इक्वेशंस अलग बन गए, इन पैरामीटर्स के लिए बन गए, है तो वही। थीटा से ओमेगा, ओमेगा से अल्फा, डिफरेंशियल कैलकुलस। अल्फा से ओमेगा, ओमेगा से थीटा, इंटीग्रेशन। आपने ओमेगा की वैल्यू डाली डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा टी। वेरिएबल्स को सेपरेट किया, डी थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा टी इंटू वॉट? डी टी। आपने वेरिएबल्स को क्या करा? सेपरेट करा। बच्चों समझ गए? इसे फोकस उड़ाने दो एक बार। यस सर। यस सर। ठीक है ना? हाँ, सब आप देखो, तो आपने इस फॉर्म में इक्वेशन ले आए, आप वेरिएबल्स का सेपरेट करना, तो वेरिएबल्स के सेपरेटेड में यहाँ पे थीटा है, वहां पे डी टी है, इट्स वेरी इजी, ऑलरेडी सेपरेटेड है, अल्फा डी टी माइनस बीटा टी डी टी, हो गया ना? अब इंटीग्रेशन, ठीक है ना? इंटीग्रेशन, और ये जैसे आप बोलो कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फिजिक्स है या मैथमेटिक्स है, इसे आप दोनों चीजें मान सकते हो। रियली इंटीग्रेशन का सारा यूज तो फिजिक्स और इंजीनियरिंग में ही होता है, सारा का सारा इनका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, पूरी कैलकुलस का यूज इसी में होता है। अब लिमिट्स का लेना, दोनों का कॉम्बिनेशन है कि लिमिट्स क्या ली जाए, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स,
आपको रुकने तक उसने कितने रोटेशंस ट्रेवल किए। आपने टाइम की इनिशियल लिमिट 0 डाल दी। अब टाइम की फाइनल लिमिट जब ओमेगा 0 हो जाएगा, ओमेगा 0 होने के लिए जब आप करोगे तो अल्फा माइनस बीटा टी इज 0, दैट मीन्स की टाइम टी विल बी अल्फा बाई बीटा। अब मे बी कि आपको ये आता भी है बच्चे, लेकिन अगर आप लिमिट ही गलत कर देते हो तो ऑब्वियसली आंसर नहीं मैच करेगा। और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, आपके उन स्टेप्स पे कोई मार्क्स थोड़ी मिलेंगे अगर आपका आंसर गलत आया, ठीक है ना। तो रुकने में यानी कि ओमेगा 0 होना चाहिए। ये फिजिक्स के लॉजिक्स होते हैं, राइट। ये फिजिक्स के लॉजिक्स हैं कि आपने ओमेगा 0 तो टाइम की वैल्यू आ गई, तो आपने बाद में टाइम की वैल्यू डाल दी अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा। और आपको स्टार्टिंग से बोला गया तो आप स्टार्टिंग में 0 हो गया और ये थीटा हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया थीटा। इसका इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल टू, अब अल्फा dt, अल्फा dt का इंटीग्रेशन आ गया अल्फा टी, ठीक है। अल्फा dt का क्या रहेगा टी, सो दैट विल बिकम व्हाट अल्फा बाई बीटा, क्योंकि टी आएगा तो अल्फा बाई बीटा माइनस 0, सो अल्फा बाई बीटा माइनस बीटा। और टी dt का आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। फिर अब आप टी स्क्वायर बाई 2 करोगे तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाई 2, अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, सो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाई 2, ये आ गया। सो दिस विल बिकम, यहां पे आपका हो गया कि अल्फा बाई बीटा है ना, मैंने आई एम सॉरी ये मैं गलत लिख गया। आप ये देखोगे, आप देखो, सो थीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा बाई बीटा, अल्फा इंटू अल्फा बाई बीटा आएगा, है ना, माइनस बीटा। और टी डी टी का टी स्क्वायर बाई 2, तो बाई 2 कर दो, और अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर, एक बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, सो दिस बिकम्स अल्फा स्क्वायर बाई बीटा, और ये आपका आ गया अल्फा स्क्वायर बाई 2 बीटा, सो दैट विल बिकम अल्फा स्क्वायर बाई 2 बीटा विल बी द आंसर। सो आप देखो इसका आंसर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 2 बीटा, ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। तो बच्चों आप समझ गए इसे, क्यों, Yes, sir. यस सर। ठीक है ना। सो आप बिल्कुल ध्यान देना इस बात पे कि एक तो पार्ट की पूरी फिजिक्स की पूरी स्ट्रेटजी, पूरे फॉर्मूले, जैसे अभी शौर्य ने बोला ना कि सर मैं ये नहीं समझ पाया कि इसकी काइनेटिक एनर्जी आपने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्यों ली, ये भी फिजिक्स है, ये भी नोट्स में है। ये फंडामेंटल फिजिक्स, कोर फिजिक्स का एक पार्ट है कि आप किसी फिजिकल पैरामीटर को, जैसे डू रिमेंबर आपको एंगुलर मोमेंटम का भी कैलकुलेशन पार्टिकल के लिए बताया गया, एक बॉडी अपनी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करी उसके लिए भी बताया गया आपको, उसके लिए भी बताया गया कि अगर कोई बॉडी रोल कर रही है तब भी बताया गया। ये फिजिक्स है, इन सिचुएशंस को याद रखना। नेचर में कैसे कैसे मोशन होता है और उन सारी कंडीशंस में आप कैसे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हो, दिस इज फिजिक्स। Now see, next question. Next question is question number 15. Solid homogeneous sphere of mass m and radius r is moving on a rough horizontal surface, partly rolling and partly sliding. During this kind of motion of the sphere, आपके डाउट्स पूछने से मुझे एक चीज लगी, मैंने जब देखी कि कौन कौन से डाउट्स हैं, कि एक मोशन है प्योर रोलिंग, जिसमें कि पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज है कि जो बॉडी का लोएस्ट पॉइंट ग्राउंड से टच करेगा उसकी स्पीड 0 होगी, और v ओमेगा इंटू आर के केवल इक्वल नहीं हुआ कि v ओमेगा इंटू आर, ओमेगा और v का सेंस, ओमेगा का सेंस ऐसा होना चाहिए कि उससे जो लोएस्ट पॉइंट को वेलोसिटी मिलेगी वो v के अपोजिट मिलेगी ताकि उसे कैंसिल करे। और अगर उस बॉडी में सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन है तो बॉडी में डेफिनेटली एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, और a शुड बी इक्वल टू अल्फा इंटू आर। और जब उस बॉडी का एक रोटेशन कंप्लीट होगा तो बॉडी का सेंटर 2 पाई आर डिस्टेंस आगे जाएगा, ये हुआ प्योर रोलिंग। स्लाइडिंग, यू अंडरस्टैंड, हमने स्लाइडिंग मोशन से ही, स्ट्रेट लाइन मोशन से ही अपना फिजिक्स की जर्नी स्टार्ट की थी 11th क्लास में। एंड जो रोटेशन और दोनों है उनमें क्या होगा, ये रिलेशन वैलिड नहीं होंगे, v को ओमेगा आर नहीं होगा। आपको रोटेशन की मैकेनिक्स अलग, जो भी टॉर्क लग रहा होगा एक्सिस के अबाउट टॉर्क टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, और ट्रांसलेशन की मैकेनिक्स अलग, फोर्स एफ इक्वल्स टू मास m इनटू ए।
राइट। अगर एक्सप्रेशन ए है और बॉडी की आपको ट्रांसलेशन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है आफ्टर टाइम टी, वही सब कुछ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस 2as। अगर आपको रोटेशन का कोई पैरामीटर कैलकुलेट करना, इतनी देर के बाद कितने नंबर ऑफ रोटेशंस होंगे, आप बिल्कुल रोटेशन वाली मैकेनिक्स, बस केवल ओमेगा वी ए अल्फा इनका रिलेशन नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो आप देखो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रफ सरफेस है, तो आप देखो कि मैंने क्या बोला, प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन के अगेंस्ट एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। ये प्योर रोलिंग नहीं है, स्लाइडिंग चल रही है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट एनर्जी वेस्ट होगी। सो द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, ऑप्शन ए रॉन्ग। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द प्लेन इज कंजर्व्ड। क्यों? सारे फोर्सेस mg n फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बच्चों, उसी से पास हो रहे हैं ना सारे फोर्सेस। क्यों बच्चों? आप देखो बॉडी के ऊपर लगने वाले जो सारे फोर्सेस हैं, mg n फ्रिक्शन, अगर बॉडी इस ओर जा रही है, इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो इस पॉइंट से Yes, जब sir. पास होंगे तो उन फोर्सेस का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा? जीरो। 0. और जब टॉर्क जीरो, तो कौन सा लॉ फिजिक्स का एप्लीकेबल होगा? लॉ ऑफ, एंगुलर Law of conservation of angular momentum. यस वेरी गुड। तो बस एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। तो आपका ऑप्शन एक तो बी करेक्ट है। अब क्योंकि मोर देन वन वाला तो ऐसा लग नहीं रहा है, तो बस यही होगा, ओनली द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व्ड। आप ये तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगी या नहीं होगी? नहीं कंजर्व्ड होगी, क्योंकि जब टॉर्क लगेगा तो टॉर्क ओमेगा में टॉर्क अल्फा प्रोड्यूस कराएगा, वो अल्फा ओमेगा में चेंज लाएगा, राइट। इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड नहीं होगी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अबाउट द सेंटर, उसके अबाउट नहीं कंजर्व्ड होगा, सेंटर के अबाउट। द रीजन बीइंग mg और n तो सेंटर से पास हो रहे हैं, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंटर से पास नहीं हो रहा है। आपको अगर याद हो, जब मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला एक सेशन अभी लिया था कुछ दिनों पहले, तो उस सेशन में आई हैड टोल्ड यू कि जब सर एक आपकी बॉडी को वॉइस हमने बीच स्टार्टिंग में में क्रैक स्लाइडिंग दे हो दी, रही है. तो हमने जब उस सेशन में बॉडी को हमने क्या करा था कि v दे दिया और ओमेगा जीरो था, तो आपने सॉल्व कैसे करा था? लोएस्ट पॉइंट के अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया था, है ना, राइट। ये वही डिस्क्रिप्शन तो था, राइट। अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 16, इसके बाद पूछा आपने, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, कुड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. नाउ सी, नाउ you'll see question number 16. Question number 16 is the speed of homogeneous solid sphere after rolling down in inclined plane of vertical height h from rest with sliding is। आपको एक homogeneous solid sphere है और rolling down in inclined plane of vertical height h from rest with a sliding is, आपको स्पीड निकालनी है, ठीक है ना। और जब रोल डाउन कर रहा है, तो ये क्वेश्चन काफी बेसिक था, मतलब बच्चों इसमें कि जो बिल्कुल वन ऑफ द पहला एग्जाम्पल था, सब एक इंक्लाइन के ऊपर बॉडी रोल करते हुए आती है, एच हाइट से नीचे पहुंची, यहाँ पे बॉडी पहुंची, तो वी और ओमेगा, और रोलिंग दे ही रखा आपको। अगर रोलिंग विद स्लिपिंग होता तो दे रखा होता। जब वो लोग वर्ड यूज करते रोलिंग, तो रोलिंग का मतलब आप लोग क्या लोगे? प्योर रोलिंग। तो ये जिस बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछा, दे इज नॉट लेजिटिमेट टू आस्क दिस। आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो, आप उसके पहले अपनी कॉपी में चेक करो कि यही तो लर्निंग है। मतलब देर आर टू थिंग्स, either you keep asking everything and मे बी कि आपके पेरेंट्स को भी ऐसा महसूस हो कि आप काफी पूछते हो एंड यू आर वेरी गुड, आपको भी ऐसा लगे कि आप अपनी एडमिशन की पूरी वर्थ यहाँ पे दिखा रहे हो कि आप कुछ भी पूछोगे, बट इससे लर्निंग नहीं होती है। लर्निंग के जो कोर पार्ट्स हैं उनमें है, सबसे पहले तो अगर आप ये वेरीफाई कर लो कि आपके कोई फैकल्टी मेंबर बिल्कुल परफेक्शन पे है, मतलब उनमें, देखो नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, आई अंडरस्टैंड दैट, बट फिर भी आपके लिए सब कुछ करा देते हैं। आप उनके क्लास के एग्जांपल्स और नोट्स एक एक आपकी टिप्स पे हो, आप इतनी बार पढ़ाई करो,
फिर दूसरी चीज, सेकेंड थिंग व्हाट की, उसके बाद जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की, तो प्रैक्टिस में आफ्टर द कोरोना आई हैव स्पेशली सीन, पहले ऐसा नहीं, कि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले भी बच्चे ऐसे होते थे कुछ एक, आफ्टर द कोरोना स्पेशली आई हैव सीन कि बच्चों को लगता क्या है कि जब वो क्वेश्चन रीड करते हैं तो दे फील कि जैसे उन्हें आता है, मतलब उन्हें उसका फॉर्मूला आता है, उन्हें उसकी स्ट्रेटजी आती है, बट उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और वो कॉपी में जाकर के चेक नहीं करते कि रियली उन्हें तो उसका फंडामेंटल इक्वेशन या फंडामेंटल फिलोसफी उसकी भूल गई थी। वो पता नहीं क्यों, देयर इज समथिंग इन द माइंड कि वो, उन्हें लगता नहीं है ऐसा, दे इमीडिएटली आस्क इट। उस टाइम पे जो बच्चा स्ट्रगल करके कॉपी में पहुंचेगा और रिलेट करके करेगा, वो उसका टाइम वेस्ट नहीं जा रहा कि किसी ने जल्दी से पूछ लिया, किसी ने जल्दी से गूगल कर लिया। तो जिसने जल्दी से पूछ लिया है, जल्दी से गूगल कर लिया विदाउट सर्चिंग इन योर ओन नोटबुक्स, वो बच्चे वो बच्चे सेकेंड कैटेगरी में आएंगे। वो बच्चे कभी भी टॉप लेवल पे पहुंचना उनका मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसके बाद इवन जब टेस्ट पेपर में भी आप जब करते हो, तो टेस्ट पेपर में ये थोड़ी कि आपसे क्वेश्चंस इसलिए नहीं होते क्योंकि आप को चीजें, मतलब यू वर नॉट एबल टू अप्लाई इट, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो कि आपसे इसलिए नहीं होती हैं कि आपको वो चीजें याद ही नहीं होती हैं। तो आप कॉपी से देखो एक बार, अभी कितना बेसिक सा था, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ऐसे में रोलिंग में फ्रिक्शन के अगेंस्ट एनर्जी नहीं जाती, mgh इट इक्वल हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई, बॉडी क्या है, सॉलिड होमोजेनियस स्फीयर, तो आई आ गया 2/5 mr स्क्वायर। इन क्वेश्चंस में रियली कोई मैथमेटिक्स नहीं लग रही, कोई मैथमेटिक्स का कॉम्प्लिकेशन पार्ट नहीं, फिजिक्स के फंडामेंटल इक्वेशंस और लॉज, बस वही है। और ओमेगा की वैल्यू प्योर रोलिंग में वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, और आपकी वी की वैल्यू जी और एच के टर्म्स में आ जाएगा, एम विल बी कैंसिल्ड। समझ गए बच्चों से? Yes, बच्चों, sir. Yes, sir. अब आप क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट्स इज, the sphere is released on a smooth inclined plane from the top, और जब वो लोग स्फीयर बोलते हैं, unless it is mentioned कि it is hollow, generally आपको सॉलिड लेना हो। when it moves down, its angular momentum is स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, तो अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। सो दैट मीन्स व्हाट कि mg यहां से लगेगा, mg का कंपोनेंट इस ओर mg साइन थीटा आएगा, और इस ओर mg कॉस थीटा आएगा, रिएक्शन n यहां से पास होगा। तो अगर आप सेंटर के अबाउट लेते हो, तो सारे फोर्सेस सेंटर से पास हो रहे हैं, और सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि सेंटर के अबाउट टॉर्क इज व्हाट, जीरो। सेंटर के अबाउट टॉर्क इज व्हाट, जीरो, है ना? इज दैट Yes. क्लियर? अब Yes, लेकिन अगर sir. आप इस पॉइंट के अबाउट लोगे, तो इस पॉइंट के अबाउट एन पास हो रहा और mg cos थीटा पास हो रहा है, mg sin थीटा इज नॉट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क इज नॉट जीरो, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व। सो angular momentum is conserved about every point is wrong, conserved about the point of contact only, option B is correct। बच्चों समझ गए? But sir, option B attempt किया था वो wrong हो रखा है इसमें. Let me see other options। conserved about the center of the sphere only, तो conserved about the point of contact, हाँ नहीं, मैंने बोला इसके अबाउट कॉन्टेक्ट कंजर्व नहीं है। ऑप्शन बी तो कंजर्व अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इट इज कंजर्व ओनली अबाउट द सेंटर। अभी भी तो एक्सप्लेन किया मैंने, सेंटर से सारे फोर्सेस पास हो रहे हैं, तो आप देखो mg cos थीटा, mg sin थीटा, n सब सेंटर से पास हो रहे हैं, तो सेंटर के अबाउट कंजर्व है, और इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व नहीं होगा। द रीजन में आप देखो इस पॉइंट पे mg sin थीटा का तो टॉर्क बनेगा ना, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, कंजर्व अबाउट द सेंटर ओनली, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। Okay, sir. आप समझ गए ना, वो मैं बोल उल्टा गया, बट समझा मैं आपको ठीक रहा था, ठीक है ना?
नाउ सी क्वेश्चन Okay. नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, तो देखो ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन था। तो जैसे आपने पूछा, ऑब्वियसली आप इसमें गलती कर रहे होंगे। अब जब आप गलती करते हो तो गलती को भी क्या करो, मेरी बात मानो, डेफिनेटली बहुत बहुत बिल्कुल पीक पे पहुंचोगे फिजिक्स की परफॉर्मेंस में। और वो पीक कुछ ऐसा नहीं कि एक लोकलाइज लेवल पे पीक होगा। इट कुड बी लाइक यू कुड बी वन ऑफ द आउट ऑफ यू, सम ऑफ द स्टूडेंट्स कुड बी द बेस्ट स्टूडेंट्स अक्रॉस द इंडिया। वो, बट आप एक एक चीज आपको मेरी फॉलो करनी पड़ेगी। इसी में था, जब आप पूछने के लिए आए तो आप देखते हो, आपको पता लॉ ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आपको टॉर्क निकालना भी आता है। आपको ये भी पता कि टॉर्क जब जीरो होगा किसी पॉइंट के अबाउट, तभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो प्रॉब्ली आपको बहुत सी चीजें ऐसी जब बहुत ही सीरियसली करोगे नहीं पूछनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। स्मूथ क्यूब ऑफ सर्टेन मास इज रोटेटेड इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस एंड रिलीज्ड। द टू बॉल्स shown in the figure move towards the end of the tube. For the whole system, which of the following quantity is conserved? Obviously angular momentum। ये आपको पूछना क्यों पड़ा? बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा ना, तो सिस्टम का कुछ मास बाहर की ओर जाएगा, बॉल्स बाहर की ओर जा रही हैं। तो जब बच्चों बॉल्स बाहर की ओर जा रही हैं तो आई इंक्रीज होगा, ओमेगा डिक्रीज होगा। बट I1 ओमेगा इक्वल्स I2 ओमेगा टू, ये वही तो है। जैसे बताया गया कि कॉकरोच रोटेटिंग डिस्क के ऊपर है, कॉकरोच बाहर की ओर जाता है तो आई इंक्रीज होता है, ओमेगा क्या होगा, डिक्रीज होगा, बट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। मैंने बताया आपको, जब आइस मेल्ट करती, पोलर आइस, इट फ्लोज टुवर्ड्स द इक्वेटर, तो द मास इज गोइंग अवे फ्रॉम द एक्सेस। कोई बाहर की एजेंसी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, एवरीथिंग फ्रॉम द विद इन सिस्टम। कोई बाहर से आदमी फोर्स नहीं लगा रहा उस मास को बाहर की ओर ले जाने के लिए। सो देर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व, राइट। देन सी क्वेश्चन नंबर 22। नाउ स्टूडेंट्स सर इन द क्वेश्चन, यस, सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन बट 20 में ना ऑप्शन डी करेक्ट है वो। बट इस क्वेश्चन में सर एंगुलर स्पीड है आंसर। सर सर उसने एंगुलर दे पूछा अच्छा, कि रखा है। कौन सा कंजर्व्ड नहीं होगा। एक अच्छा, इसमें नॉट कंजर्व बोला गया है। अच्छा, उसके पहले क्वेश्चन नंबर 20 में भी शायद आपको कोई ऑब्जेक्शन आया है। सर उसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, अच्छा मतलब ठीक है, सी मैंने मैंने। मैंने सॉरी, मैंने डी ऑप्शन रीड नहीं किया है। वो केवल सेंटर के अबाउट ही कंजर्व नहीं है, और भी देख लेते हैं। कंजर्व अबाउट एनी, कंजर्व अबाउट एनी पॉइंट ऑन द लाइन पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉल। अगर वो पॉइंट उस लाइन के पैरेलल है जो कि प्लेन के पैरेलल है, और पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉल, राइट। लुक एट दिस। मैं अभी पहले क्वेश्चन नंबर 20 ही बता रहा हूं। तो आप देखो कि considered about any point on the line parallel to the inclined plane and passing through the center of the ball। यानी कि ये पूरी लाइन, इस पे आप कोई भी पॉइंट लोगे, जैसे इन्होंने बोला ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, राइट। तो एम जी साइन थीटा यहीं से पास हो रहा है, और एन और एम जी कॉस थीटा यहां से पास नहीं हो रहे हैं। बट एन का जितना टॉर्क बनेगा क्लॉकवाइज, एम जी कॉस थीटा का उतना ही टॉर्क बनेगा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। और एन और एम जी कॉस थीटा इक्वल है, इज दैट क्लियर। तो एक का टॉर्क जितना क्लॉकवाइज, दूसरे का टॉर्क उतना एंटी क्लॉकवाइज। सो ऑप्शन डी इज मोर जनरल। मैंने रीड नहीं किया था पूरा, मतलब मैं सी पे पहुंचा और मैंने करेक्ट कर दिया था। तो जो ज्यादा, क्योंकि इसमें सी में गलती क्या है, उन्होंने लिख दिया स्फीयर ओनली, सेंटर ऑफ द स्फीयर ओनली। तो सेंटर ऑफ द स्फीयर ओनली के अबाउट नहीं है। आप मेरी बात समझिए ना, एम जी साइन तो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, उसका टॉर्क जीरो। एन और एम जी कॉस यहाँ से नहीं पास हो रहे हैं, बट एन और एम जी कॉस इक्वल है, यू नो एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो एन का जितना टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, एम जी कॉस थीटा का उतना ही टॉर्क क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो नेट टॉर्क विल बी जीरो अबाउट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। सो द टॉर्क, दिस इज मोर जनरल, कि नॉट ओनली अबाउट द सेंटर, रादर अबाउट एनी पॉइंट। तो इससे एक चीज और सीख लो बच्चों, कि अगर आपको, जैसे आपका लगा आपको सी करेक्ट है, बट आप ऑप्शन सारे रीड कर लो। कई बार ऐसा भी होता है, ए भी करेक्ट, बी भी करेक्ट, सी भी करेक्ट, आपने ए करेक्ट देखा और मार्क कर दिया, और डी ऑप्शन था ऑल ऑफ देम। इज दैट क्लियर। तो एंड तक देख लो,
जैसे यहाँ पे था, अगर हम डी ऑप्शन रीड कर लेते तो एक बार वेरीफाई करते, फिर हमें लगता कि डी ऑप्शन इज रादर मोर जनरल, और सी ऑप्शन में गलती है कि उन्होंने ओनली अबाउट लिखा है, ओनली अबाउट दैट पॉइंट। तो ये क्लियर हो गया शौर्य। यस सर। अब आप 21 में, तो उन्होंने विच इज नॉट कंजाउड, मैं कंजाउड रीड कर गया, तो एंगुलर मोमेंटम कंजाउड है और लीनियर मोमेंटम भी कंजाउड है, और काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजाउड, एंगुलर स्पीड इज नॉट कंजाउड। तो नॉट कंजाउड में काइनेटिक एनर्जी भी कंजाउड नहीं है, एंगुलर स्पीड भी कंजाउड नहीं है। लीनियर मोमेंटम का देख लेते हैं हम। लीनियर मोमेंटम में जो होगा कि इनिशियली जो है लीनियर मोमेंटम जीरो है, और बाद में जो लीनियर मोमेंटम होगा, बाद में भी तो लीनियर मोमेंटम जीरो ही आएगा। तो इसमें क्या एक से ज्यादा ऑप्शंस है? इज नॉट कंजर्ड। एंगुलर स्पीड करेक्ट आंसर दे रखा है। तो लेकिन वो केवल कंजर्ड है। देखो इसमें फिर क्वेश्चन के फ्रेमिंग में गलती है। ये अगर कंजर्ड होता तो ऑप्शन ए करेक्ट होता, और अगर नॉट कंजर्ड है तो बी। अच्छा, ए भी कंजर्ड है और बी भी कंजर्ड है, और सी और डी आर नॉट कंजर्ड। अब वो ए कंजर्ड है, ये तो समझ ही गए क्यों बच्चों? यस सर। और जो है कि सी डी कंजर्व्ड नहीं है, ये भी समझ गए। I1 ओमेगा 1 इक्वल I2 ओमेगा 2। जब ये बॉल्स बाहर की ओर जाएंगी, तो क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज कांस्टेंट रहेगा, है ना, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, तो आई इंक्रीज करेगा, ओमेगा डिक्रीज होगा, तो डी कंजर्व्ड नहीं है, ये भी समझ गए। यस सर। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है, ये भी समझ गए। आई टोल्ड यू, ऐसे केस में जब भी आई इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो बच्चों? यस सर। जब ऐसे केसेस में जब भी मूवमेंट ऑफ फोर्स है, जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, और अगर आई इंक्रीज करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी जब आप फाइनल कैलकुलेट करोगे तो कम आएगी। तो सी और डी कंजर्व्ड नहीं है। आप देखो लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व्ड है। इनिशियली इसका लीनियर मोमेंटम जीरो है। जैसे रॉड ये ऐसे रोटेट करेगी, आधी रॉड के एक ओर के पॉइंट्स की वेलोसिटी इस ओर है, और आधे पॉइंट्स की वेलोसिटी इस ओर है, तो नेट मोमेंटम इज नॉट जीरो। बाद में भी जब ये बॉल्स बाहर की ओर जाएंगी, तो रॉड के तो आधे पॉइंट्स की वेलोसिटी इस ओर, और इस ओर आधे पॉइंट्स की वेलोसिटी, तो मोमेंटम इनका जीरो। जब बॉल इस ओर जाएंगी वेलोसिटी से, तो इस ओर का मोमेंटम इसे कैंसिल करेगा, और बाद में नेट मोमेंटम क्या होगा? जीरो होगा। तो बी सी डी लीनियर मोमेंटम, हाँ, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, और काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर स्पीड आर नॉट कंजर्व्ड। समझ गए बच्चों? यस सर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 22। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 में अब एक कॉन्सेप्ट आया, ध्यान से देखोगे। एक रॉड है एम आस एल लेंथ की, ए बी, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखी हुई है। इम्पल्स पी हमने दिया है एंड बी पे, एक एंड पे। तो टाइम टेकन बाय द रॉड टू टर्न थ्रू ए राइट एंगल। दिस इज द कैटेगरी ऑफ द प्रॉब्लम। व्हाट कैटेगरी ऑफ द प्रॉब्लम? कि जैसे रॉड रिजिड बॉडी, इट इज रॉड, इट कुड बी एनी बॉडी, ये कुछ भी हो सकती है बच्चों। दिस कुड बी डिस्क, दिस कुड बी रिंग, वो रिजिड बॉडी। अब अगर आप रिजिड बॉडी में कहीं पे इंपल्स देते हो, और रिजिड बॉडी अपनी किसी एक्सिस के अबाउट मूव करने के लिए फिक्स्ड नहीं है, मतलब इसकी एक्सिस फिक्स्ड नहीं है, राइट? तो कॉन्सेप्ट है कि आप चाहे किसी भी पॉइंट पे इंपल्स दोगे, रोटेशन हमेशा उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा। अगर आप सेंटर ऑफ मास पे ही इंपल्स दोगे तो रोटेट नहीं करेगी, फिर ट्रांसलेट करेगी। और समझ गए ना? आप अदरवाइज किसी भी पॉइंट पे इंपल्स दोगे तो रोटेशन हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा रिजिड बॉडी का। इज दैट क्लियर? और जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होगा, क्योंकि कोई फोर्स नहीं है। तो वैसे में होगा क्या, जैसे कि आपने इसे एम मास एल लेंथ की रॉड है, और पी इंपल्स यहां दिया, तो आप किसी भी पॉइंट पे इंक्लूडिंग सेंटर ऑफ मास
अगर आप इम्पल्स दोगे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी p/m। ये एक जनरल सी बात है, मतलब इट्स नॉट की फॉर दिस प्रॉब्लम। एक रिजिड बॉडी फिक्स नहीं है, आप किसी भी पॉइंट पे मोमेंटम दोगे, चाहे वो सेंटर ऑफ मास पे ही दो, तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या आएगी, p/m आएगी। और अगर आपने सेंटर ऑफ मास पे ही इंपल्स दिया है तो रोटेट नहीं करेगी, लेकिन अगर आपने किसी और पॉइंट पे दिया तो बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी, ट्रांसलेट भी करेगी और रोटेट भी करेगी। तो आप ऐसे केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे लगाते हो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऐसे में बच्चों ये नहीं है कि आप बोलो केवल रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास के अबाउट एप्लीकेबल है। आप ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसके अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एप्लीकेबल है, राइट? आप ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट ले लोगे उसके अबाउट एप्लीकेबल है, ठीक है ना? बट हम किस पॉइंट के अबाउट अप्लाई करेंगे ऐसे केस में, ये आप एक बार, दो बार, तीन बार आप समझ लो और बस याद कर लो। जो रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास है बच्चे, जो रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, उसके नीचे ग्राउंड पे जो पॉइंट है जो कि फिक्स है, ग्राउंड वाला पॉइंट तो फिक्स है, उसके नीचे जो ग्राउंड पे पॉइंट है, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम उसी पॉइंट के अबाउट अप्लाई करोगे। तो बाद में रॉड का मोशन ऐसे होगा, रॉड थोड़ी देर बाद रॉड की पोजीशन ऐसी आ जाएगी, मैं ये टर्म यहां लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी p/m। थोड़ी देर में रॉड की पोजीशन ऐसी आएगी, थोड़ी देर में रॉड की पोजीशन ऐसी आएगी, दिस विल बी द पैटर्न ऑफ मोशन। ये रोटेट भी करेगी और ट्रांसलेट भी करेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो रिजिड बॉडी के नीचे ग्राउंड पे पॉइंट है सेंटर ऑफ मास के नीचे, उसके अबाउट, तो उसके अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, p/l/2। यही हुआ ना, p/l/2। मोमेंटम, p इज व्हाट, इंपल्स, इंपल्स मींस मोमेंटम, तो mv/2। बाद में कभी रॉड रोटेट करेगी, आप क्योंकि उसी पॉइंट के अबाउट ले रहे हो, तो वैसे तो रोटेट और ट्रांसलेट दोनों कर रही है, आप बोलते mvr प्लस आई ओमेगा, बट mvr वाला फैक्टर क्या होगा, 0, क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v सेंटर ऑफ मास, और जो पॉइंट है वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट से पास हो रही है, तो mvr वाला फैक्टर क्या आ जाएगा, 0। सो आई ओमेगा, रॉड का अपने सेंटर अबाउट आई होगा 1/12 ml² इंटू वॉट, ओमेगा। तो इससे ओमेगा की वैल्यू आ गई ये 6p/ml इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। अब उन्होंने आपसे पूछा कि जब ये कितना टर्न कर जाएगा, द टाइम टेकन बाय द रॉड टू टर्न थ्रू ए राइट एंगल। तो राइट एंगल से टर्न करने के लिए टाइम t विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन ओमेगा, दैट इज π/2 अपॉन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू है 6p/ml, so that becomes time t is π/ml divided by 12p, so this will be the correct option। तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका आ गया ऑप्शन सी। अगर पूछा जाता कि इतनी देर में रॉड का सेंटर ऑफ मास कितना आगे चला जाएगा, आप बोलते x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू t, so this is velocity of center of mass p/m into time t is π/ml divided by 12p, तो p से p कैंसिल, l से, ठीक है ना, और यह रहा था आपका m से m कैंसिल, ये भी जो कैपिटल m मैंने लिखा है ये भी कैपिटल m ही है, सो दिस कैपिटल m से m कैंसिल, सो इसकी वैल्यू आ जाती है इक्वल्स टू πl/12। इतना डिस्टेंस वो आगे चला जाता। समझ गए ये मोशन कैसे होगा? इज दैट क्लियर? ये मोशन बच्चों कैसे होगा, ठीक है ना? मतलब जब आप एक रिजिड बॉडी पे किसी भी पॉइंट पे इंपल्स देते हो, तो बस सारे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे कि इंपल्स कहीं पे भी दो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास p/m। हमेशा ऐसे में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओ, रिजिड बॉडी के नीचे ग्राउंड पे जो पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास के नीचे जो पॉइंट है, उसके अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओमेगा और v आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, ओमेगा की वैल्यू अलग, v से की वैल्यू अलग। रोटेशनल काइनेमेटिक्स का पैरामीटर, जैसे आपको थीटा निकालना टी टाइम में, ओमेगा से निकालो। आपको ट्रांसलेशनल पैरामीटर जैसे कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, v से निकालो, ठीक है ना? अब इसी में
बच्चों थोड़े से और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं, आई टेल यू दैट। वो लोग ये बोलते हैं ये एंड ए है और ये एंड बी है, इसी टाइम के बाद एंड ए की वेलोसिटी क्या होगी? तो एंड ए में रोटेशन से इसकी वेलोसिटी इसोर होगी ओमेगा एल बाई टू, और सेंटर ऑफ मास पूरा का पूरा इसोर जा रहा है वी सेंटर ऑफ मास से। आपको ओमेगा एल बाई टू की वैल्यू भी पता है, ओमेगा पता तो ओमेगा एल बाई टू की वैल्यू भी पता है ना, और वी सेंटर ऑफ मास से दोनों का रिजल्टेंट निकाल दोगे। ये केस फिर भी इजी था कि ओमेगा एल बाई टू और वी सेंटर ऑफ मास, मतलब दोनों का आप स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा एल बाई टू का स्क्वायर प्लस वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ये नेट वेलोसिटी आ गई। ये केस फिर भी इजी क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। अगर वो लोग जब बोलते हैं 30 डिग्री जब रोटेशन हुआ इसका, तब ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? तो आप देखो, रोटेशन से वेलोसिटी इस ओर मिलती है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस ओर, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर बॉडी रोटेट नहीं करी होती तो बॉडी का हर एक पॉइंट सेंटर ऑफ मास के अलोंग आगे जा रहा होता, तो बॉडी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस ओर है और इससे 30 डिग्री एंगल पे वेलोसिटी है, तो आप उन दोनों का ओमेगा एल बाई टू और वी सेंटर ऑफ मास का रिजल्टेंट लेते और अब उनके बीच का एंगल कितना होता? नॉट 90 डिग्री, 30 डिग्री। आई होप कि ये बाद वाला पॉइंट भी बच्चों समझ गए होंगे आप लोग। बच्चों सर एक बार दोबारा बता दो। फिर एक बार दोबारा आप समझा दो ना। पूरा क्वेश्चन, नहीं, ये बाद वाला है। बाद वाला चलो सर बाद वाले 30 के लिए मैं थोड़ा फिगर साफ बनाता हूं। आप देखो, जब रॉड ऐसे होती, ये एंड ए और ये एंड बी, तो इसकी वेलोसिटी ये 30 डिग्री मान लो रोटेट कर गई, तब तक जब आपको ओमेगा पता तो आप 30 डिग्री रोटेट करने का टाइम निकाल लोगे। जैसे वो बोलते हैं आपसे कि जब रॉड 30 डिग्री टर्न कर गई तब एंड ए की वेलोसिटी क्या होगी? तो अगर इसकी वेलोसिटी देखो इस ओर होती रोटेशन से, रोटेट अगर नहीं कर गई होती, रोटेट करी तो ओमेगा ए इस ओर होगा, ओमेगा एल बाई टू, और जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वो तो इसकी होगी आगे की ओर वी सेंटर ऑफ मास, सो दिस एंगल विल बी ऑट 30 डिग्री। तो आप इन दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट निकाल लेते, ओमेगा की वैल्यू यू नो, सो ओमेगा एल बाई टू भी निकाल लोगे। अब अगर वही 90 डिग्री टर्न कर गई होती तो रिजल्टेंट में केवल दोनों वेलोसिटी, तो वी सेंटर ऑफ मास भी कांस्टेंट है, ओमेगा एल बाई टू रोटेशन से जो वेलोसिटी मिलेगी वो भी कांस्टेंट है, केवल एंगल ही तो टाइम के साथ चेंज होता, तो अकॉर्डिंगली रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती? चेंज होती जाती। बच्चों समझ गया नहीं? बोलो। यस सर। अ- यस समझ सर। गए ना? अब आप देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा, अब तो सारी सारी पूछे हैं, ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए ना जो बताया इस केस में? यस सर। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया ना? ठीक है, नाउ से अभी जब तक मैं केवल बोलूंगा जब तक की वीडियो ब्लर आ रही है, ठीक है ना, मैं लिख नहीं रहा हूं कुछ भी, आवाज तो ठीक आ रही होगी? क्यों, आवाज यस तो सर। ब्लर नहीं हुई ना? यस सर। नो सर। नाउ से तो आप देखोगे कि एक तो ये केस हो गया जब आप किसी रिजिड बॉडी को इम्पल्स देते हो। अब दूसरा हुआ कि अगर मान लो इस रिजिड बॉडी से, जैसे मास की रॉड है, एल लेंथ की एक स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है, और ये बोला जाए कि एक second, हाँ अगर ये बोला जाए कि रॉड में एक एम मास की बॉडी आकर के यहाँ पे स्ट्राइक करती है, एक एम मास का ब्लॉक यहाँ पे आके स्ट्राइक करा किसी पॉइंट पे और वो ब्लॉक रुक गया, उसके बाद उस ब्लॉक का मोशन नहीं है, ना ही ब्लॉक इससे अटैच होता है, वो ब्लॉक रुक गया, तो यानी कि उसका जो मोमेंटम एम वी था वो पूरा का पूरा इसी को मिल गया। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, क्योंकि बाद में आपको ब्लॉक से डील ही नहीं करना, ब्लॉक तो रुक गया। तो ये इंपल्स देने का तरीका होता है, बट वो डिस्क्रिप्शन में ऐसे कर सकते हैं, अभी इजी कर दिया डिस्क्रिप्शन कि पी इंपल्स दे दिया। वो लोग बोलते हैं एक एम मास का ब्लॉक, स्मॉल एम मास का ब्लॉक 20 स्पीड से आकर के टकराया और वो टकराने के बाद ग्राउंड पे रुक गया, तो रॉड का मोशन तो वैसे ही होता, पी की जगह आप स्मॉल एम बी कर देते। ठीक है ना बच्चों?
यस बच्चों आप समझ गए या नहीं? यस नहीं समझे? यस सर। शौर्य, अक्षत, यस सर। नव्या, यस। अब आप ये देखोगे कि इसी में अगर जो है कि ऐसा होता कि एम मास की रॉड में से M1 ले लेता, लेंथ L, एक M2 मास का ब्लॉक V2 स्पीड से स्ट्राइक करता है और वो स्टिक नहीं करता है, ब्लॉक डज नॉट स्टिक। बच्चों थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनोगे, इट इज गोइंग टू बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। वो स्टिक नहीं करता है, बल्कि आपको या तो देखा ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ब्लॉक और इसके बीच का कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, या फिर मैं जनरलाइज कर देता हूं, बोले क्या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। तो अगर उन्होंने आपको परफेक्टली इलास्टिक दिया होगा तो आप ई की वैल्यू केवल 1 कर दोगे और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मोशन कैसे होगा उसके पैरामीटर्स। आपने बोला कि कोलिजन के बाद क्या हुआ, रॉड अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से रोटेट करने लग गई, इसका वी सेंटर ऑफ मास आगे की ओर हुआ, और जो ब्लॉक था, ब्लॉक भी ये जो वी स्पीड से टकराया था, जो कि वी नॉट से टकराया था, वो ब्लॉक वी टू स्पीड से आगे चलने लगा, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मैं ले लेता हूं v1। सेंटर ऑफ मास की क्या ले ली, v1। तो रॉड के मोशन में तो जैसे था बिल्कुल वैसे ही अभी भी हुआ। रॉड तो रोटेट करने के लिए फ्री है, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी, रॉड का सेंटर ऑफ मास आगे जाएगा। अब इसमें ब्लॉक का मोशन और है ना। तो अब इक्वेशंस बच्चों देखो क्या बनेंगे। इक्वेशंस ये बने, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है, ब्लॉक और रॉड एक सिस्टम है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। सो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हुआ m, क्या हुआ, m2 v नॉट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। बच्चों डू यू एग्री? बच्चों डू यू एग्री? यस सर। राइट, सर वी नॉट स्पीड किसकी है? सब कुछ लिखा तो फिगर में। v1 स्पीड सेंटर मास की है, v2 स्पीड बाद में ब्लॉक की हो गई, और पहले v नॉट थी ब्लॉक की। अच्छा ठीक है ठीक है। राइट, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो आप लोग यहीं पे बस गलती कर देते हो। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है, तो वो तो बिल्कुल वैसा ही लगेगा ना, जैसे क्या बताया था, जब रिजिड बॉडी का मोशन हो रहा तो आप रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास के नीचे जो ग्राउंड पे पॉइंट है, आप उसी पॉइंट के अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओगे। तो देखो पहले एंगुलर मोमेंटम कितना था, m2 v नॉट l/2, क्योंकि दोनों को सिस्टम माना ना आपने। बाद में कितना हो गया, 1/12 m1 n स्क्वायर i इंटू ओमेगा, ये रॉड ओमेगा से रोटेट करने लगे, प्लस ब्लॉक का भी तो होगा बाद में, ब्लॉक का हो गया m2v2 l/2। ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया, और ये पहला इक्वेशन। बच्चों समझ गए? यस सर। ठीक है ना। ये यस सर किसने बोला इतनी तेज? सर मैं शौर्य। सर मतलब मैं धीरे बोला। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा बोला, आई लाइक इट। सही से ना, क्लियर हो गया ना। अच्छा मेरे 1 मिनट बैटरी खत्म हो रही है इसकी, मैं एक बार चार्जिंग पे लगा दूं लैपटॉप, तो वेट करो। हाँ, अब आप देखो तीसरा इक्वेशन, E इक्वल्स टू माइनस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन। कोलिजन के तुरंत बाद पॉइंट ए की वेलोसिटी कितनी है बच्चों बोलो, पॉइंट ए की वेलोसिटी इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन कितनी है?
V2। सर जितने ब्लॉक की थी। यस, कोलिजन ए पॉइंट से हुआ ना, सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन? यू सी इट इज दिस, इट इज ओमेगा एल बाई 2 प्लस V1। समझ गए? ए पॉइंट की वेलोसिटी की बात नेक्स्ट। कर रहे हैं हम लोग। सेंटर ऑफ मास जा रहा है नेक्स्ट। V1 से आगे, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका रोटेशन इस ओर है ओमेगा से, तो रोटेशन के ड्यू टू मिलेगी ओमेगा एल बाई 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ व्हाट, ब्लॉक, माइनस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन। और कोलिजन के जस्ट पहले ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या थी? कोलिजन के जस्ट पहले ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या थी बच्चों? 0। 0, वेरी गुड। माइनस कोलिजन के जस्ट पहले ब्लॉक के V नॉट। आपके पास तीन इक्वेशंस हैं, तीन अननोन्स हैं, V1 V2 ओमेगा आर थ्री अननोन्स। आप सॉल्व कर लोगे तो पूरा मैकेनिज्म पता लग जाएगा कि कोलिजन के बाद ब्लॉक किस वेलोसिटी से आगे जाएगा, रॉड किस ओमेगा से रोटेट करेगी, रॉड के सेंटर ऑफ मास की सर वेलोसिटी मैं क्या तो समझ नहीं आया कि सर सर जो ए पॉइंट सर आगे जाके वेलोसिटी क्या होगी, एक बार वापस एक्सप्लेन आगे कर चेंज दोगे, होगी। समझ नहीं आपको तो आगे चेंज होने दो, आपको क्या करना है? टक्कर हुई कोलिजन के टाइम पे तो ई वाला इक्वेशन लगता है, उसके बाद जिसका मोशन, जैसा अपना मोशन हो रहा है उसका। अरे आप तो इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन निकालने जा रहे हो कि किसका क्या होगा, उसके बाद सर जिसको जो मतलब वेलोसिटी वही। मिलनी थी मिल गई, और वो अपने हिसाब से चलता रहेगा। ये थोड़ी कि कोलिजन उससे स्टिक कर जाएगा लगातार के लिए। कोलिजन केवल एक, कोलिजन का इक्वेशन केवल एक इक्वेशन है, जो कि जिस मोमेंट पे कोलिजन होगा उसके इमीडिएटली बाद किसी ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये बस आपको निकालना होता है। तो कोलिजन वाला इक्वेशन कैसे लगेगा? इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन एंड जस्ट बिफोर द कोलिजन। यस सॉरी, सर। बोलो, घर पे भी कुछ समझ सोचने गए। का है? नहीं सर। अच्छा, चलो, तो ख्यालों को यहीं रखो अभी। नाउ सी, तो इज दिस क्लियर? दिस इज सपोज टू बी गुड क्वेश्चन। मतलब कई बार, मतलब मैं ये कहूंगा कि जैसा अब जेई मेन का पैटर्न हो गया है, मे बी कि जेई मेन में यूजुअली मैंने अभी 2-3 साल से ऐसा क्वेश्चन 19 में मैंने देखा था, और शायद 1 साल कभी और देखा है बस। अदरवाइज वो जेई एडवांस के लेवल पे ही ऐसे आते हैं। नाउ सी, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कि एक फिगर है ना, बॉल रोल्स विदाउट स्लाइडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब प्योर रोलिंग होगी, और H1 हाइट तक जाती है बॉल, हाइट H एंड रिटर्न्स, H हाइट तक जाती है और वापस आती है। वैल्यू ऑफ H इज H1 फॉर सफिशिएंटली रफ कर्व सर्फ ट्रैक टू अवॉइड स्लाइडिंग, इन H2 फॉर स्मूथ कर्व ट्रैक। अगर स्मूथ कर्व ट्रैक होता तो ये बॉल H2 हाइट तक जाती, तो कौन सा छोटा होगा, H2 या H1? ऑब्वियसली H2 क्या होगा, छोटा होगा। पता क्यों? जब बॉल एक रफ सरफेस पे रोलिंग के साथ जाती है तो उसका V और ओमेगा हमेशा मैच करता, V इक्वल्स ओमेगा आर होता है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ओमेगा भी जीरो, यानी कि दोनों टाइप की काइनेटिक एनर्जीज पोटेंशियल में कन्वर्ट होंगी, तो इसलिए H1 बड़ा होगा। जब वो स्मूथ सरफेस पे जाएगी और आपने इनिशियली रोटेट भी कराया है और ट्रांसलेशन वेलोसिटी भी दी है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे केवल ट्रांसलेशन वेलोसिटी जीरो होगी, ओमेगा जीरो नहीं होगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अभी भी होगी, क्योंकि जब फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है तो कोई टॉर्क नहीं होगा जो उसे रिटार्ड कराएगा, ठीक ना? फ्रिक्शन का टॉर्क ही तो होता है जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बनता, वो उसमें अल्फा प्रोड्यूस करता, निगेटिव अल्फा, वो ओमेगा को डिक्रीज कराता। अब फ्रिक्शन है ही नहीं, फिर अब वो अपने जर्नी के टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, बट लगातार तब भी रोटेट किए जा रही होगी, तो उसकी रोटेशन का एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं हुई, इसलिए बाद में हाइट कम और पहले हाइट ज्यादा होगी। बच्चों समझ गए आप? यस सर।
यस सर। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 23 था ये, अब है क्वेश्चन नंबर 24। तो यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेडियस r is given back spin of angular velocity v naught by 2r and thrown on a horizontal rough surface with a velocity of center of mass v naught। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ नहीं है, यहाँ पे देखो v naught और ओमेगा मैच नहीं कर रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपने दी v naught और ओमेगा कितना दिया v naught by 2r। तो ओमेगा आपने कम दिया ना, अगर आप ओमेगा की वैल्यू v naught by r करते तो मोशन स्टार्टिंग से प्योर रोलिंग का होता, मतलब रोटेशन से जो बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगी वो वेलोसिटी कितनी मिलेगी v naught by 2r into r, दैट इज v naught by 2। तो बैकवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी रोटेशन से कम मिलेगी v naught by 2, और सेंटर की आगे की ओर है v naught। तो लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ग्राउंड रिलेटिव किस ओर होगी, आगे की ओर होगी। तो फ्रिक्शन किस ओर रहेगा, यस क्योंकि रफ सरफेस के ऊपर है, तो फ्रिक्शन किस ओर रहेगा, नेट वेलोसिटी की आगे की ओर, पीछे की ओर, म्यू एम जी। अब आपके पीछे सारे होगा। फोर्सेस एम जी एन और फ्रिक्शन इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा। आप समझ नहीं पाए इस बात को, यस सर। समझ गए ना। आपसे क्या बताया था, अगर यस ये प्योर रोलिंग होता तो फ्रिक्शन नहीं लगता हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, ठीक है। अब यहाँ पे प्योर रोलिंग नहीं है, ओमेगा इसका कम दे रखा आपने, ओमेगा वी नॉट बाई आर देना चाहिए था, तभी लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो आती। अब लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी नेट आगे की ओर आ रही, वी नॉट माइनस वी नॉट बाई टू, दैट इज व्हाट वी नॉट बाई टू वेलोसिटी आगे, तो फ्रिक्शन पीछे, सारे फोर्सेस पॉइंट से पास हो रहे हैं, इसलिए इस पॉइंट की अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। फिर अब इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो आपका होगा क्या कि इस पॉइंट के अबाउट पहले एंगुलर मोमेंटम है कितना, एम वी नॉट आर हो गया, याला इसका सेंटर ऑफ मास के इस पॉइंट के अबाउट एम वी नॉट इंटू आर, प्लस आई ओमेगा हो गया एम आर स्क्वायर रिंग का ये हो गया, और ओमेगा आ गया वी नॉट बाई टू आर। बाद में जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी वेलोसिटी वी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो दैट विल बी एम वी आर प्लस आई ओमेगा विल बी व्हाट एम आर स्क्वायर इंटू वी बाई आर, क्योंकि बाद में तो प्योर रोलिंग है, बस इसे वी कैलकुलेट करो। इसे क्या करोगे बच्चों, वी कैलकुलेट कर लोगे, क्यों, मुझे समझ गए ना, ठीक है यस सर। स्टूडेंट्स। यस सर। तो बच्चों मैं अब ये कर रहा हूं कि आपको अभी जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस है ना, 25 तक हो गया है ये, और 5 क्वेश्चंस अभी मैं सॉल्व करके बता नहीं रहा, आपको इसके सॉल्व करने से कुछ विजडम जनरेट हुई हो, ठीक है ना। अभी जो रोटेशन डायनामिक्स की विजडम वो, along with that जो विजडम आपकी, मैंने क्या बोला कि फिजिक्स के किसी भी कैलकुलेशन में कुछ इक्वेशंस होंगे, फंडामेंटल लॉज होंगे, राइट, जो कि आपको याद रखने होते हैं, और कुछ मैथमेटिकल पार्ट होगा वहां पे, फिगर बनाओ और देखो कि मुझे इसमें से ये पैरामीटर कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट होगा वो मैथमेटिकली कैलकुलेशन। चलिए, तो मैं 5 क्वेश्चंस अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, आप एक बार ट्राई करो, और मैं क्योंकि मैं ऑफिस से चला जाऊंगा तो सेशन तो नहीं लूंगा, लेकिन आप इवनिंग तक मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे रिपोर्ट जरूर कर देना कि आपसे इस 5 में से कुछ क्वेश्चंस हुए या नहीं हुए, ठीक है। ओके ओके बच्चों, सर। तो बच्चों ठीक है, फिर ये सेशन में एंड कर रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगा, सो आप इन्हें सॉल्व कर लेना, और हैप्पी करवा चौथ। तो बच्चों सेशन एंड करूं, ओके ओके सर। ओके बच्चों। थैंक यू।